हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था 6, जिसमें हम क्या कर रहे थे, तत्वों का निष्कर्षण कर रहे थे। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रक्रियाएं और प्रक्रमों को लेकर चलेंगे जिनसे कि धातुओं को निष्कर्षित किया जाएगा। ओके, तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे? इस चैप्टर में हमने सबसे पहले खनिजों की बात की कि खनिज क्या होते हैं। फिर हमने बोला कि उन खनिजों में कुछ ऐसे खनिज होंगे जिनमें आपकी धातुएं ज्यादा मात्रा में पाई जाएंगी या जिनसे आप आसानी से और कम खर्चे में धातुओं का एक्सट्रैक्शन या निष्कर्षण कर सकते हैं। तो उनको आपने क्या कहा? अयस्क कहा। फिर आपने कहा कि अयस्क में कुछ न कुछ अशुद्धि होगी, तो जो अशुद्धि होगी उसे गैंग पार्टिकल्स कहा जाएगा। और इस पूरी प्रक्रिया में जब धातु का निष्कर्षण हो रहा है, अयस्क से धातु तक हम चल रहे हैं, इसको क्या कहा गया? धातु कर्म कहा गया या मेटलर्जी कहा गया। ओके, इतने टॉपिक्स पढ़ने के बाद आपने क्या देखा था? अयस्कों का सांद्रण हो रहा है, यानी वो गैंग पार्टिकल्स को अयस्क से अलग किया जा रहा है, जिसको अयस्कों के सांद्रण में अलग अलग विधियों के रूप में हमने पढ़ा। हमने कहा हस्तचयन द्वारा कर सकते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग यानी कि आपका द्रवीय धावन किया जा सकता है, मैग्नेटिक सेपरेशन किया जाएगा, चुंबकीय पृथक्करण जिसे कहा जाता है, या फ्रथ फ्लोटेशन किया जाएगा जिसे कि हमने फेन प्लवन विधि या झाग प्लवन विधि जिसे आप कहते हैं। और क्या किया जाएगा? और हम कहते हैं कि लीचिंग की जाएगी, यानी कि निक्षालन के द्वारा भी आपके किसी अयस्क से गैंग पार्टिकल्स को अलग किया जाएगा। ठीक है, फिर आपको सांद्रित अयस्क प्राप्त हुई। आपने कहा अयस्क किसी भी फॉर्म में आपको प्राप्त हो सकती है, तो उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड का जो अयस्क होगा, धातु का ऑक्साइड जो होगा, उससे धातु को एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है। ठीक है, तो धातु ऑक्साइड में कन्वर्ट किया गया रोस्टिंग के द्वारा और कैल्सिनेशन के द्वारा। ठीक है, फिर उस धातु ऑक्साइड से आपने धातु को प्राप्त करने के लिए रिडक्शन किया और उसके लिए अलग अलग रिएक्शंस देखी। तो होपफुली इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आपने रिवाइज किया होगा घर पे। आज हम इसी को आगे पढ़ेंगे, एक बार क्विक रिवीजन लेंगे और फिर कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन हम पढ़ रहे थे, जहां पर हमने क्या बोला? रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड यूजुअली इन्वॉल्व हीटिंग इट विद सम अदर सब्सटेंस एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये सब आप देख रहे थे और आपने क्या देखा कि अलग अलग विधियों के द्वारा रिडक्शन हो रहा है, अलग अलग मेथड के द्वारा यहाँ पर आप रिडक्शन देख रहे थे। ठीक है, जिसमें आपने क्या क्या देखा था? आपका रिडक्शन जो हो रहा था वो कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में, कार्बन मोनोऑक्साइड जब आपकी बन रही थी कार्बन की प्रेजेंस में, आप क्या करा रहे थे? रिड्यूस करा रहे थे। और आप कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है रिडक्शन में? एक तो रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका होगा? आपकी जो धातु की ऑक्साइड है, ठीक है, उस धातु की ऑक्साइड से ऑक्सीजन वाला पार्ट हटेगा, तो उसको आप क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। और रिडक्शन में आपका दूसरा क्या हो रहा है कि जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट आप डाल रहे हैं या रिड्यूस करने के लिए कोई भी यौगिक आपने डाला है, कोई भी एलिमेंट डाला है, कोई भी मेटल डाली है, तो वो ऑक्सीजन वाले पार्ट से जुड़ेगी, तो यानी इनडायरेक्टली वहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? उस रिड्यूस करने वाले पार्ट का हो रहा है, और रिडक्शन किसका हो रहा है? मेटल ऑक्साइड का हो रहा है। ओके, इतनी चीजें आपने यहाँ पर पढ़ ली थी। रिडक्शन और किस तरह से कर रहे थे? और हमने बोला कि इसमें कोई धातु मिला देंगे तो आपका वो धातु, या फिर उस धातु के रूप में हमने किसको देखा था? एल्यूमिनियम पाउडर को देखा था कि जब भी आप एल्यूमिनियम पाउडर डाल रहे हैं किसी भी धातु में, धातु के ऑक्साइड में, तो वो एल्यूमिना फॉर्म हो रहा था वहां पर। ठीक है, तो एल्यूमिना के फॉर्म होने के कारण आपका धातु ऑक्साइड से ऑक्सीजन वाला पार्ट एल्यूमिनियम के साथ जा रहा था जुड़ने, और आपको क्या प्राप्त हो रही थी? आपको धातु प्राप्त हो रही थी जिसे आप प्राप्त करना चाह रहे थे। इसमें किस किस का एग्जाम्पल देखा था आपने? आयरन का एग्जाम्पल देखा था कि आयरन का ऑक्साइड है आपके पास, उसमें आपने एल्यूमिनियम का पाउडर डाल दिया तो एल्यूमिना अलग हो जाएगी और आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा आयरन। ठीक है, जिंक में आपने ऐसा देखा। और आपने क्या कहा? और आपने कहा कि मॉलिब्डेनम और टंगस्टन जैसी धातुओं को भी यहाँ पर क्या किया जाता है?
रिड्यूस कराया जाता है। मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड लिया था, टंगस्टन का ऑक्साइड लिया था और वहां से टंगस्टन और मॉलिब्डेनम को क्या किया गया, प्राप्त किया गया। हाइड्रोजन के साथ आप लोगों ने वहां पर उनकी रिएक्शन देखी, तो यानी हाइड्रोजन के द्वारा भी क्या कराया जा सकता है, रिडक्शन कराया जा सकता है। ठीक है, और आपने कहा कि और अन्य धातुएं भी हैं जिनके ऑक्साइड को क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, शुद्ध या क्रूड मेटल्स के रूप में, यानी कच्ची धातुओं के रूप में। शुद्ध कभी बोलेंगे उनको, शुद्ध आप तब उनको कहेंगे जब उन धातुओं का रिफाइनिंग होगा। ठीक है, अभी आपको जो धातु मिली है ऑक्साइड से वो अभी क्रूड है, यानी कच्चे माल के रूप में आपको प्राप्त हो रही है। ठीक है, उसके बाद उनका क्या होगा, रिफाइनिंग होगी, और रिफाइनिंग के बाद आप क्या कहेंगे कि अभी हमको कैसा, शुद्ध धातु प्राप्त हो गई है। ओके, तो इतना आपको होपफुली इसमें समझ में आ गया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, यानी धातु कर्मिकी के ऊष्मागतिकी सिद्धांत। तो ऊष्मागतिकी सिद्धांत में हम कई चीजें पढ़ते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द थियोरी ऑफ मेटलर्जिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेटलर्जिक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, उस प्रक्रम में क्या हो, जो चेंज आ रहा है, ठीक है, उसको समझने के लिए गिब्स एनर्जी इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्म हियर। तो गिब्स एनर्जी यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है, उसी को समझेंगे। किसी प्रक्रम के लिए, ठीक है, किसी प्रक्रम के लिए किसी विशिष्ट तापक्रम पर, यानी कोई भी जो यहाँ पर चेंज हो रहा है उसके लिए किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, ठीक है, गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो रहा है, चेंज इन गिब्स एनर्जी। चेंज इन गिब्स एनर्जी का मतलब क्या है, डेल्टा जी। ओके, डेल्टा जी को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा बताया जाता है। ठीक है, तो क्या समझ रहे हैं, टेम्परेचर आपका फिक्स है, उस फिक्स टेम्परेचर के लिए जो चेंज होगा गिब्स एनर्जी में, वो गिब्स एनर्जी में चेंज कितना होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, तो हम किसकी वैल्यू पता कर रहे हैं, हम डेल्टा जी की वैल्यू पता कर रहे हैं। डेल्टा जी की वैल्यू कह रही है कि डेल्टा एच में से आप टी डेल्टा एस को माइनस कर लीजिए, आपको डेल्टा जी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ओके, इस डेल्टा जी की वैल्यू में दो चीजें निर्भर कर रही हैं, एक है डेल्टा एच, एक है डेल्टा एस। ठीक है, तो यानी चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन एंट्रोपी। टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर तो हमने क्या कह दिया है कि स्पेसिफाइड है या विशिष्ट तापक्रम है। ओके, तो उस विशिष्ट तापक्रम में चेंज किस में आ रहा है, एंथैल्पी में, और दूसरा किस में आ रहा है, एंट्रोपी में, यानी एच और एस में चेंज आ रहा है, इसीलिए हमने उसको क्या लिखा है, डेल्टा एच और डेल्टा एस से बताया है। ओके, तो आपका क्या हो गया, एच और एस क्या है आपके, डेल्टा एच है आपका चेंज इन एंथैल्पी, वेयर डेल्टा एस इज चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, तो डेल्टा एच हो गया एंथैल्पी में परिवर्तन और डेल्टा एस हो गया आपका एंट्रोपी में परिवर्तन। अब ये एंथैल्पी और एंट्रोपी क्या है आपका, ठीक है, एंथैल्पी कहती है टोटल हीट है ये किसी भी कंटेंट की, या आप क्या कहेंगे, कोई भी आपका जैसे मीडियम है, या आप क्या कह रहे हैं कि कोई भी आपके पास चीज है, ठीक है, जिस फिजिकल स्टेट में वो है वहां पर जितना उसके अंदर हीट होगा, टोटल हीट होगा, वो एंथैल्पी है, और उस हीट में जो चेंज आया होगा वो चेंज इन एंथैल्पी है। ठीक है, वहीं पर एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी बताती है रैंडमनेस या डिसऑर्डर, जिस प्रकार उसके मॉलिक्यूल वहां घूम रहे होंगे, कितना डिस्टरबेंस उनमें है, रैंडमनेस है, वो आपकी क्या बताती है, एंट्रोपी बताती है। ये रैंडमनेस कैसी होती है, जैसे तीन प्रकार से आप अपने सॉल्यूशंस को देखते हैं, ठीक है, या किसी भी कंपाउंड को आप तीन रूपों में देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में। बेसिक यही होता है, जब आप किसी भी सब्सटेंस को या पदार्थ को क्लासिफाई करते हो उसके फिजिकल स्टेट के आधार पर, तो आपको ये तीनों ही चीजें देखने को मिलती हैं कि या तो वो सॉलिड स्टेट में होगा, या वो लिक्विड स्टेट में होगा, या फिर वो गैसियस स्टेट में होगा। इन तीनों ही स्टेट में जब आप एंट्रोपी की बात करते हैं या रैंडमनेस की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा रैंडम मॉलिक्यूल्स आपको कहां पर मिलते हैं, गैस के केस में मिलते हैं। वहां पर क्या होता है, कहीं भी रैंडमली आपके गैस के मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं, या एटम्स बोल रहे हैं, ठीक है, तो जो उसके पार्टिकल है वो कहीं भी घूम रहे होते हैं। जबकि गैस की तुलना में अगर आप द्रव की बात करेंगे तो वहां पर एंट्रोपी कम देखने को मिलती है, यानी
जो डिसऑर्डर है या डिस्टरबेंस है जो उसके पार्टिकल्स के बीच में, वो कम देखने को मिलता है। इसीलिए आपका लिक्विड फ्लो तो करता है, लेकिन कहाँ से कहाँ को, ऊपर से नीचे को ही फ्लो करता है, ठीक है। और आप क्या कहते हैं, जब आप सॉलिड के केस में आते हैं तो वहां पर टाइटली बॉन्डेड आपके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स मिलते हैं, जिनमें की डिस्टरबेंस या रैंडमनेस कम देखने को मिलती है। ओके, तो इस प्रकार से एंथैल्पी और एंट्रोपी आपको समझ में आ गया होगा कि एंथैल्पी क्या है, एंट्रोपी क्या है। अब इस डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के लिए डेल्टा जी आपका ऋणात्मक होगा। और ऋणात्मक कब होगा, ऋणात्मक किसी भी चीज की वैल्यू कब आती है, डेल्टा जी की वैल्यू ऋणात्मक कब आएगी, जब आपका टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा होगी। जब आप बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करते हैं तभी तो आप कहते हैं कि हमारा जो वैल्यू है वो ऋणात्मक में आया है। तो ऋणात्मक में हमें डेल्टा जी को लाना है, हम क्या निकाल रहे हैं, हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, किस किस का, डेल्टा एच का और टी डेल्टा एस का डिफरेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इनके डिफरेंस में हमें क्या चीज पता चलती है कि अगर टी डेल्टा एस की वैल्यू हम ज्यादा करें, ठीक है, या हमें टी डेल्टा एस की वैल्यू अगर ज्यादा प्राप्त होती है तो उस केस में आप क्या कहेंगे कि डेल्टा जी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं। ये है आपकी समीकरण, ये कह रही है कि जब ये वाला पार्ट ज्यादा होगा, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तभी तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव में होगी, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज डेल्टा एच का मान 1 है, ठीक है, और टी डेल्टा एस का मान है 2। तो 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा, तो डेल्टा जी क्या हो गया, -1 हो गया, यानी ऋणात्मक में वैल्यू आ रही है। कब आ रही है ऋणात्मक में वैल्यू, जब इस टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा है, 2 है ना इसकी वैल्यू, और किससे ज्यादा है, डेल्टा एच से ज्यादा है। ओके, तो ये क्लियर होना चाहिए एक तो कि आपका ऋणात्मक कब होगी, जब टी डेल्टा एस का मान बढ़ रहा है, ठीक है। तो यदि डेल्टा एस धनात्मक हो, अब डिपेंड टी डेल्टा एस में भी क्या डेल्टा एस की बात हो रही है, ठीक है। तो आपका डेल्टा एस अगर धनात्मक हो तो तापक्रम यानी टेम्परेचर बढ़ाने से, जब आप जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उससे क्या होगा, टी डेल्टा एस का मान इस प्रकार बढ़ जाएगा कि डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस हो जाएगा। ओके, क्या कह रहे हैं कि आप क्या करेंगे, डेल्टा एस की वैल्यू या एस की वैल्यू अगर क्या हुई, पॉजिटिव में हुई, तो हमने जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, आपका टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा हो गई, और ये ज्यादा होने से क्या हो गया, डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस, और वी कैन से टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच हो गया। तो इस स्थिति में आपका क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू जो आ रही है वो कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। ओके, ऑब्वियसली निगेटिव आएगी क्योंकि टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो गई है, डेल्टा एच से बढ़ गई है, ठीक है। एक तो इस प्रकार आप डेल्टा जी का मान ऋणात्मक ले सकते हैं, और दूसरा किस प्रकार आएगा, यदि दो अभिक्रियाओं के युग्मन के परिणाम स्वरूप समग्र अभिक्रिया में डेल्टा जी का मान ऋणात्मक हो जाए, ठीक है। दो अभिक्रियाओं का युग्मन हो रहा है और दोनों के लिए क्या कह रहे हैं, परिमाण स्वरूप, अंत में लास्ट में परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, समग्र अभिक्रिया में जो पूरी अभिक्रिया हो रही है उसमें डेल्टा जी का मान अपने आप से क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो अंतिम अभिक्रिया संभव होती है। ओके, तो ऑक्साइडों के विरचन के लिए क्या होता है, इस प्रकार के युग्मन को गिब्स ऊर्जा तथा टी के मध्य खींचे गए वक्रों से आसानी से समझा जाता है, ठीक है। तो कोई भी आपकी रिएक्शन हो रही है वहां पर डेल्टा जी की वैल्यू और टी के बीच जो ग्राफ खींचे जाएंगे उनसे आप इजीली ऑक्साइडों के विरचन को यानी समझ सकते हैं कि ऑक्साइड आपके किस प्रकार फॉर्म हो रहे हैं या बन रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं फॉर एनी रिएक्शन दिस चेंज कुड आल्सो बी एक्सप्लेन थ्रू द इक्वेशन डेल्टा जी वी इज इक्वल टू आर टी लॉग के, ठीक है, माइनस आर टी लॉग के। तो इसके द्वारा इसको समझा जा सकता है।
where K is the equilibrium constant of the reactant product system at the temperature T. A negative delta G implies a positive K in equation, and this can happen only when reaction proceed towards products. From these facts we can make the following conclusion. ठीक है, इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं वो हम आगे देखेंगे, पहले आप जल्दी ये नोट करेंगे. ओके, तो क्या क्या कंक्लूजन निकले आपके. पहला, व्हेन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज नेगेटिव इन इक्वेशन ओनली देन द रिएक्शन विल प्रोसीड. इफ डेल्टा एस इज पॉजिटिव ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस वुड इंक्रीजेस. डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस एंड देन डेल्टा जी विल बिकम नेगेटिव. हमने देख लिया कि डेल्टा जी किस प्रकार नेगेटिव हो सकता है. और दूसरा, इफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रिएक्शंस आर पुट टुगेदर इन अ सिस्टम एंड द नेट डेल्टा जी of the two possible reaction is negative, the overall reaction will occur. क्या कह रहे हैं, if reactants and product of two reactions, दो reactions के आपके दो अभिक्रियाओं के लिए उनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एक साथ रखा जाता है किसी सिस्टम में, तब आपका अगर नेट जो डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन प्रोसीड कर रही होगी. सो द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व कपलिंग ऑफ द टू रिएक्शंस. क्या हो रहा है वहां पर, कपलिंग हो रही है दो रिएक्शंस की, getting the sum of their delta G and looking for its magnitude and sign. Such coupling is easily understood through Gibbs energy delta GV versus T plot for information of the oxide. तो इन कपलिंग रिएक्शंस के लिए आप डेल्टा GV और आपका T के मध्य जो वक्र यानी कि ग्राफ खींचा जाता है उससे आप फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड को इजीली समझ सकते हैं. ठीक है, और इन्हीं कर्व को आपका क्या किसके द्वारा निरूपित किया गया था, HJT एलिंगम के द्वारा दिया गया, तो उन्हीं के नाम पर इनको एलिंगम वक्र भी कहा जाता है. ओके, चलिए इसे नोट करेंगे जल्दी से, फिर हम इसमें आगे समझेंगे. एलिंगम आरेख को हम एक नए टॉपिक के रूप में अच्छे से समझेंगे. पहले हम इस थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल को समझ लेते हैं मेटलर्जी के लिए. तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट फॉर्म इट्स ऑक्साइड व्हेन द मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड. रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, उस टाइम पर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होता है या उसका ऑक्सीकरण हो रहा होता है. कभी जब आपका धातु का ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है. ठीक है, उसका तो अपचयन हो रहा है, लेकिन जो अपचायक है उसका क्या हो रहा है, वो ऑक्सीजन को प्राप्त कर रहा है. ठीक है, तो इसको समीकरण से समझेंगे किस प्रकार से आपका धातु के ऑक्साइड से ऑक्साइड तो दूर हो रही है, लेकिन वो ऑक्साइड वाला पार्ट यानी वो ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, उस अपचायक के साथ जुड़ने जा रही है, यानी कि वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी ना किसी तरह से. ओके, चलिए, तो ये आपके पास MO था या MO था, तो इस MO यानी कि मेटल का ऑक्साइड है कोई भी. ठीक है, ये क्या बना रहा है, M बना रहा है प्लस आपका हाफ O2 बना रहा है. ठीक है, MXO मान लीजिए, तो आपका XM आ जाएगा जो कि किसमें सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगी. ये हाफ O2 आपको गैसियस फॉर्म में मिलेगा और यहाँ पर आपका डेल्टा G MXO और M इन पर निर्भर करेगा. ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गई आपकी. यहाँ पर क्या समझते हैं, अपचायक की भूमिका जो यहाँ पर होती है डेल्टा RG नेगेटिव से जिसे हम दिखा रहे हैं का इतना अधिक ऋणात्मक मान देने में है जिससे दो अभिक्रियाओं यानी अपचायक का ऑक्सीकरण और धातु ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन के डेल्टा G का योग ऋणात्मक हो जाए. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं,
अपचायक जो रिड्यूसिंग एजेंट आपका यहाँ पर है, जो रिड्यूस हो रहा है, वो इतना ऋणात्मक मान वहां पर दे रहे हैं, उनके ऋणात्मक मान से दो रिएक्शंस हो रही हैं। दो रिएक्शन क्या हो रही है? एक तो मेटल वाले पार्ट से, धातु वाले पार्ट से ऑक्साइड हट रहा है, और दूसरा जो रिड्यूसिंग एजेंट है या जो अपचायक है वहां पर उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो दोनों ही रिएक्शन में इतना डेल्टा जी का मान आ रहा है कि दोनों रिएक्शन होने के फलस्वरूप भी डेल्टा जी का मान क्या रहता है? ऋणात्मक ही रहता है। ठीक है, उन दोनों का योग। यदि ऑक्साइड का अपचयन कार्बन द्वारा किया जाए तो अपचायक का ऑक्सीकरण भी क्या होगा? होगा वहां पर। ओके, चलिए, तो हमने क्या कहा? अपचयन के रूप में क्या ले रहे हैं? कार्बन। अपचायक के रूप में कार्बन ले रहे हैं, यानी अब इस धातु ऑक्साइड में क्या डाला जा रहा है? सपोज कार्बन को डाला जा रहा है, तो फिर ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ने जाएगी? कार्बन के साथ जुड़ने जाएगी। कैसे जाएगी? तो ये आपका एक रिएक्शन तो ये हो गई जहां पर हमने क्या बोला कि ऑक्सीजन अपना हट गया। दूसरी रिएक्शन क्या होगी कि किसको मिलाने से हटी है? तो कार्बन मिलाने से हटी है, तो वो कार्बन के साथ कौन जुड़ने जाएगा? ये हाफ O2 ये जुड़ने जाएगी वहां, और क्या बनाएगी आपका? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। यही आप कर रहे थे मेटल ऑक्साइड में, यानी धातु के ऑक्साइड में कार्बन मिला रहे थे, और कार्बन अपना कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेती है और धातु अलग हो जाती है मेटल ऑक्साइड से। ओके, तो इस प्रकार। और यदि अपचयन के लिए कार्बन लिया जाता है तो क्या कह रहे हैं? इस तत्व का कार्बन डाइऑक्साइड में पूर्ण ऑक्सीकरण भी हो सकता है। यहाँ पर तो हमने क्या देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो रहा है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर कार्बन भी अगर हम हाफ ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? आपका CO2 का मॉलिक्यूल बन जाएगा। एक तो ये होगा, दूसरा क्या हो सकता है? हाफ C+, आधा मोल, और यहाँ पर आधा ऑक्सीजन, और दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? CO2 बना रहे हैं। ठीक है, ये भी बन सकता है। तो इस केस में आपका क्या हो गया? डेल्टा जी CO, ये अभिकारक और आपके उत्पाद हो गए, और यहाँ पर हाफ डेल्टा जी CO2, यहाँ पर आधा आधा बना है। ओके, अगर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, और इसको थर्ड मान लें, ठीक है, तीन रिएक्शन मान ली हमने। ये हमने तीन रिएक्शन मान लिए हैं यहाँ पे। अब इन तीन रिएक्शन से हम अगर इस फर्स्ट रिएक्शन और आपकी इस फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए क्या है वहां पर? MXO था, ठीक है, प्लस उसमें क्या मिलाया जा रहा था? उसमें डाला जा रहा था कार्बन, यानी कि आपका धातु के ऑक्साइड में कार्बन डाली जा रही है, और कार्बन डालने के फलस्वरूप आपको क्या मिल रहे हैं? X तो M मिल रहे हैं, ठीक है, इतने मोल है, इतने मॉलिक्यूल आप बोल सकते हो, प्लस आपका क्या मिल रहा है? हाफ CO मिल रहा है। ओके, हाफ ना मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड तो पूरी ही मिलेगी, हाफ क्या मिलेगा आपको? CO2 मिलेगा जब आप दोबारा इस रिएक्शन को कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या देखा? पहली और तीसरी रिएक्शन को जोड़ा गया तो आपको प्रोडक्ट, पहली और दूसरी रिएक्शन को, ठीक है, तीसरी ना बल्कि दूसरी रिएक्शन को, पहली और दूसरी रिएक्शन को जोड़ने पर क्या होता है? इस प्रकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, पहली और दूसरी रिएक्शन, पहली इक्वेशन जो आपकी है, ठीक है, पहली इक्वेशन आपकी क्या कह रही है? पहली इक्वेशन में आपने दिखाया कि धातु ऑक्साइड से आपका क्या हो रहा था? आपने ऑक्सीजन को मुक्त किया, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन आपकी क्या बता रही है कि जो वो मुक्त ऑक्सीजन है वो कहाँ जुड़ी? कार्बन से जुड़ी। तो दोनों को कंबाइन करके हमने ये निकाला, और यहाँ से आपको क्या समझ में आता है कि इस प्रकार एक रिएक्शन हो रही होगी जहां पर क्या हो रहा है? अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है। ओके, चलिए, अब आप फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन कर लीजिए। फर्स्ट आपकी क्या कह रही थी? फर्स्ट आपकी वही कह रही है कि धातु ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकालिए, और थर्ड आपकी क्या कह रही है? थर्ड आपकी कह रही है कि अगर हम हाफ कार्बन और हाफ ऑक्सीजन ले ले तो वहां पर हाफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके, जबकि इस वाली में हमने क्या करा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कराई। तो ये आपकी हो गई फोर्थ रिएक्शन। तो अब
फर्स्ट एंड थर्ड से आपको क्या मिलता है, फर्स्ट और थर्ड से आपको मिलता है MXO प्लस हाफ C XM प्लस हाफ CO2। ठीक है, ये प्राप्त होती है आपको पहली और तीसरी को जोड़ने पर। तो इसी प्रकार यदि कार्बन मोनोऑक्साइड का अपचायक के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है, तो अभिक्रिया जो आपकी कौन सी है, पहली वाली है, तथा क्या होगा, अभिक्रिया के संयुग्मन की आवश्यकता होगी। कैसे, अब क्या कह रहे हैं, किसको लिया जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या लिया जा रहा है, अपचायक के रूप में लिया जा रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर अपचायक के रूप में लेंगे तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, CO के साथ क्या जुड़ने जाएगी, हाफ O2 जुड़ने जाएगी। तो CO के साथ हाफ O2 अगर जुड़ने जाती है तो आपका क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। तो इस प्रकार इतनी रिएक्शंस आपने देख ली। अगर मैं इनको फोर्थ के बाद इसको फिफ्थ मान लूं और इसको सिक्स्थ मान लूं, ठीक है, तो इन सब से आपको क्या समझ में आता है, इन सब से आपको समझ में आता है, पहले आपने क्या दिखाया, सबसे पहले आपने दिखाया कि धातु ऑक्साइड से हमने ऑक्सीजन को अलग कर लिया। दूसरी में आपने दिखाया कि कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाई। तीसरी में आप कह रहे हैं कि कार्बन, अगर हम आधा कार्बन और आधा ऑक्सीजन का पार्ट ले रहे हैं तो उससे हाफ CO2 प्रोड्यूस हो रही है। फिर आपने इन सबको कंबाइन करके दो रिएक्शंस निकाली, पहली और दूसरी को कंबाइन करके, पहली और दूसरी को कंबाइन करके आपने क्या बनाया, ये वाली रिएक्शन बनाई, फोर्थ रिएक्शन। फिर फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन करके आपने फिफ्थ रिएक्शन बनाई, जहां पर हाफ CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन हमें क्या, हमने एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कब प्रोड्यूस होगा, जब हम क्या ले रहे हैं, अपचायक के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड को ले रहे हैं। तो अब आपकी रिएक्शन क्या होगी, फाइनली आपकी रिएक्शन होगी MXO प्लस CO XM प्लस CO2। ये आपकी क्या हो जाएगी, संपूर्ण अभिक्रिया इस प्रकार से होगी। तो इस प्रकार जो अभिक्रिया आपकी कौन सी वाली थी, फोर्थ वाली थी, ठीक है, वो, और फिर आपकी कौन सी वाली आई, जो ये आपकी लास्ट अभिक्रिया आई, ये दोनों धातु ऑक्साइड के वास्तविक अपचयन को क्या करती हैं, दर्शाती हैं। ठीक है, यानी ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन, ये क्या दिखा रही हैं, धातु ऑक्साइड के वास्तविक अपचयन को दिखा रही हैं, जिसे हम निष्पादित करना चाहते हैं। सामान्यतः इन अभिक्रियाओं के जो आपके डेल्टा आर जी का मान होता है वो संगत ऑक्साइडों के डेल्टा जी के मान से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे, फिर हम आगे देखेंगे। चलिए, तो ऊष्मागतिकी सिद्धांत में आपको समझ में आ गया होगा, डेल्टा जी का मान ऋणात्मक हमने समझा, दो तरह से समझा। उसके बाद हमने बात की कि किस प्रकार से अपचयन वहां पर हो रहा है, उसको समझा, अलग अलग इक्वेशंस के माध्यम से समझा। ठीक है, और जैसा कि हम अभी तक देख चुके हैं कि जो आपका तापमान है जो कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसके लिए डेल्टा आर जी के ऋणात्मक मान के लिए सहायक होता है। अतः इस प्रकार का तापमान चुना जाता है जिस पर क्या होंगे, दो संयुक्त रेडॉक्स प्रक्रम जो हो रहे हैं उनके मानों का योग कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो जो दो संयुक्त कौन से प्रक्रम हो रहे हैं, रेडॉक्स से क्या समझते हैं आप, रिडक्शन भी हो रहा है वहां पर और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो रेडॉक्स से क्या समझ में आता है कि रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किसका हुआ, जो आपकी धातु ऑक्साइड थी, और ऑक्सीडेशन आपका वहां पर किसका हो रहा है, जो आपका अपचायक है। ठीक है, उसका ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि उससे ऑक्सीजन जुड़ रही है। ओके, और यही जो आपका डेल्टा आर जी की वैल्यू की बात की, वो टी के मध्य हम वक्र देखेंगे जिसको क्या कहा गया, एलिंगम वक्र कहा गया। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको समझ आया होगा।
कोई डाउट क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। रिडक्शन की बात चल रही है धातुओं के ऑक्साइड्स की, तो वहाँ पर हमने देखा कि धातु ऑक्साइड का आपका रिडक्शन यानी अपचयन तो हो रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो अपचायक वहाँ पर होता है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ने जा रही है और उसको ऑक्सीकरण भी आप कह सकते हैं। यानी कि एक ही आपके निकाय में दो प्रकार की रिएक्शन हो रही है, यानी रेडॉक्स जिसे हम कह रहे हैं। रिडक्शन के साथ साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो उसके लिए डेल्टा जी का मान ऋणात्मक आ रहा है, वो हमने समझा। आने वाले सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, डेल्टा जी और आपके टी के बीच जो वक्र आएगा उसको समझेंगे, जिसे एलिंगम वक्र कहा गया। और एलिंगम वक्र को समझने के साथ साथ उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, तब तक के लिए आपको रिवाइज करना है अच्छे से, और आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।